हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 सितंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कहां पर नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। ए, नई दिल्ली, बी, उज्जैन, सी, वाराणसी, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली होगा। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख से नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य नदियों और सामुदायिक आजीविका के बीच संबंधों पर विचार करना है, जिसके लिए विशेषज्ञ और रचनात्मक कलाकार एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन नदियों को केवल पारिस्थितिक संस्थाओं के रूप में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जीवन रेखा के रूप में भी सम्मानित करने का एक सतत प्रयास है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की LAAP योजना शुरू की है। ए, राजस्थान, बी, बिहार, सी, कर्नाटक, डी, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक होगा। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। महत्वाकांक्षी योजना का नाम है LEAP, जिसका पूर्ण रूप है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इस योजना के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मुख्य उद्देश्य फिलहाल बेंगलुरु में केंद्रित नवाचार के माहौल को राज्य के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना। लक्ष्य, इस कार्यक्रम के तहत 5 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। फोकस क्षेत्र, ये पहल विशेष रूप से मैसूरू, चामराजनगर, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, बेलगावी, धारवाड़, तुमकुरू, कलबुर्गी और शिवमोगा जैसे उभरते टेक क्लस्टर्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। योजना के तहत स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप, इंक्यूबेटर और आधुनिक लैब जैसी जरूरी अवसंरचना प्रदान की जाएगी, ताकि पूरे कर्नाटक में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो सके। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सितंबर 2025 में किन पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हटने की घोषणा की है। ए, बुर्किना फासो, बी, माली, सी, नाइजर, डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। पश्चिम अफ्रीकी देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तीनों देशों की सैन्य नेतृत्व वाली सरकारों ने इस फैसले के पीछे ICC पर लगाए गए गंभीर आरोपों को कारण बताया है। कहना है कि यह न्यायालय नवौपनिवेशिक दमन का एक उपकरण बन गया है, जो जानबूझकर अफ्रीकी देशों को निशाना बनाता है, जबकि अन्य वैश्विक अपराधों की अनदेखी करता है। इन देशों ने ICC पर युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों से प्रभावी ढंग से न निपट पाने का भी आरोप लगाया है। आगे की राह बताते हुए तीनों देशों ने कहा है कि वे अब न्याय के लिए अपनी क्षेत्रीय व्यवस्था बनाएंगे। वे अपने सहेल देशों के गठबंधन के माध्यम से यह काम करेंगे। इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य फ्रांस सहित पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना और रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना है। आपको बता दें कि यह गठबंधन वर्ष 2020 और 2023 के बीच हुए तख्तापलट के बाद गठित हुआ था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है। ए, पाकिस्तान, बी, नेपाल, सी, सीरिया, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीरिया होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGBA की बैठक में करीब 60 साल बाद किसी सीरियाई राष्ट्रपति की मौजूदगी दर्ज की गई है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा UNGA में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। आखिरी बार 1967 में किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने महासभा में भाग लिया था। अल-शरा दिसंबर 2024 में विद्रोह के जरिए बशर अल-असद को हटाकर सत्ता में आए, जिससे असद परिवार का 50 साल का शासन और 14 साल से जारी गृहयुद्ध समाप्त हुआ।
न्यूयॉर्क दौरे के दौरान राष्ट्रपति अल शरा का मुख्य फोकस सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना है। गृहयुद्ध से तबाह सीरियाई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और वैश्विक मदद जुटाने के लिए यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। वह अमेरिका के सहयोगी देश इस्राएल के साथ संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया है, लेकिन सीरियन सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लगे कुछ सख्त प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में मतदान की आवश्यकता होगी। अल शरा अरब और पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं? ए. राजविंदर सिंह, बी. प्रवीर रंजन, सी. वीरेंद्र सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रवीर रंजन होगा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया महानिदेशक डीजी नियुक्त किया है। 1993 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी प्रवीर रंजन 1 अक्टूबर 2025 को अपना कार्यभार संभालेंगे। वह निवर्तमान डीजी राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लेंगे। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी दे दी है और वह 31 जुलाई 2029 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में वह सीआईएसएफ में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले प्रवीर रंजन चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उनका कार्यकाल काफी उल्लेखनीय रहा था। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में एनवीडिया ने ओपन एआई में कितने अरब डॉलर का विशाल निवेश किया है? ए. 100 अरब डॉलर का, बी. 150 अरब डॉलर का, सी. 190 अरब डॉलर का, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 अरब डॉलर का होगा। चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया और एआई कंपनी ओपन एआई ने मिलकर एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। इस डील के तहत एनवीडिया ओपन एआई में 100 अरब डॉलर लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए तक का भारी निवेश करेगी। दोनों कंपनियां मिलकर कम से कम 10 गीगावाट क्षमता वाले विशाल एआई डेटा सेंटर बनाने पर काम करेगी, जिसमें करोड़ों जीपीयूएस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत पहला चरण 2026 की दूसरी छमाही से शुरू होने की उम्मीद है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस साझेदारी को एआई सुपर इंटेलिजेंस और भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव बताया है। ये कदम एआई इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अमित शाह ने कहां पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? ए. गांधीनगर, बी. उज्जैन, सी. सूरत, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर होगा। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। गुजरात राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देने, उद्यमिता को गति देने और उच्च विकास क्षेत्रों में निवेश को प्रेरित करने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कॉन्क्लेव पैमाने के लिहाज से देश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसमें 1000 से अधिक स्टार्टअप्स, 5000 इनोवेटर्स, 100 उद्योग मेंटर्स और 50 से अधिक वेंचर कैपिटल फंड्स भाग ले रहे हैं। इसमें देश भर के 20 राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित हुई है। कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषता 50 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना है, जो स्टार्टअप्स, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच रणनीतिक साझेदारी के नए रास्ते खोलेगा। साथ ही गुजरात सरकार द्वारा कई संभावनाशील उद्यमों को फंडिंग चेक और लेटर ऑफ इंटेंट भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से गुजरात ने खुद को भारत का प्रमुख स्टार्टअप गंतव्य बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा को दोहराया है, जो स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों को मजबूत करेगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी करेगा? ए. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 61 साल के लंबे इंतजार के बाद 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी का भव्य आयोजन होने जा रहा है।
यह आयोजन 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में किया जाएगा। इसके लिए बनने वाली अस्थायी टेंट सिटी का भूमि पूजन 29 सितंबर को प्रस्तावित है। इस राष्ट्रीय जम्बूरी का लक्ष्य युवाओं को स्काउटिंग के माध्यम से साहस, अनुशासन, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा से जोड़ना है। इसमें हाई रोप्स, जिपलाइन, ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के साथ साथ ग्लोबल विलेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। जम्बूरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि इसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रस्तावित है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश की ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं? ए. भारत, बी. ताइवान, सी. जापान, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित इस द्वीप पर सितंबर 2025 में 2 हल्के विस्फोट दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक 13 सितंबर और दूसरा 20 सितंबर को हुआ। इस घटना को क्षेत्र में गश्त कर रहे भारतीय नौसेना के एक पोत ने रिकॉर्ड किया। वीडियो में ज्वालामुखी से लाल गर्म लावा बहते हुए और आसमान में घना धुआं और राख फैलते हुए देखा गया। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये गतिविधि 18 सितंबर को आए 4.2 तीव्रता के भूकंप के कारण शुरू हुई, क्योंकि ये द्वीप भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव बिंदु पर स्थित है। बैरन द्वीप पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि यह एक प्रमुख वैज्ञानिक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन ये द्वीप निर्जन होने के कारण किसी भी रिहायशी इलाके को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले 1787 में पहली बार इसका विस्फोट दर्ज हुआ था, और हाल के वर्षों में यह 1991, 2005 और 2017 में भी सक्रिय रहा था। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ए. भारत, बी. स्पेन, सी. नीदरलैंड, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पेन होगा। डिजिटल नोमैड्स के लिए टॉप 10 देश रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल नोमैड्स जो लोग दूर रहकर काम करते हैं, के लिए दुनिया के सबसे अच्छे देशों की सूची में यूरोप का दबदबा है। पहला स्थान स्पेन को मिला है, जिसने 99.67 स्कोर के साथ टॉप किया है। इसके बाद नीदरलैंड्स और उरुग्वे हैं। टॉप 10 में शामिल अन्य प्रमुख देश हैं कनाडा, चेकिया, पुर्तगाल, फ्रांस, यूएई, जर्मनी और माल्टा। इस वैश्विक सूची में भारत 38वें स्थान पर है। भारत की मुख्य ताकत इसकी किफायती जीवन शैली है। इस वजह से भारत इकोनॉमिक्स इंडेक्स में पहले स्थान पर है। नागरिकता और गतिशीलता इंडेक्स में भारत 5वें नंबर पर है। हालांकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, टैक्स और टेक्नोलॉजी के मानकों पर भारत की रैंकिंग कम है, जिसके कारण इसे समग्र रूप से 38वीं रैंक मिली है। भारत 2024 में शुरू किए गए 1 साल के टूरिस्ट या बिजनेस वीजा का विकल्प भी डिजिटल नोमैड्स को देता है। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।